औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। जनाब हम लोग चैप्टर नंबर इंटर क्लास का चैप्टर नंबर जो है वो 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 है बेसिकली ये दैट इज ऑल बिलोंग्स टू द जेनेटिक्स और जेनेटिक्स यानी कि स्टडी ऑफ जीन कहलाती है और ये बड़ा कॉमन लफ्ज है जो आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सुनते हैं। ठीक है ना जनाब कि और जो आप सुनते भी हैं कि डीएनए टेस्ट भी सुनते हैं, तो डीएनए टेस्ट भी टोटली जीन बेस्ड होता है। ठीक है, और बेसिकली मैं यूं कहूं कि जो डीएनए है उसी के अंदर असर में किसी भी ऑर्गेनिज्म की किसी भी जानदार की जीन उसके डीएनए में होती है। हम ड्यूरिंग स्टडी जब आगे चलेंगे तो आपको डीएनए टेस्ट की भी डिटेल बताएंगे, लेकिन डीएनए टेस्ट की डिटेल आपको तब समझ में आएगी तब आप कुछ अहम टॉपिक उसके हिसाब से पढ़ चुके होंगे, तब आपको पता लगेगा कि डीएनए टेस्ट से कैसे पता लग जाता है कि एक जली हुई बॉडी को भी हम पहचान लेते हैं, रिकग्नाइज हो जाती है कि ये किसकी बॉडी है। ठीक है जनाब, तो फिर स्टडी ऑफ जीन। अब ये जीन होती कहाँ है क्या, काम कैसे करती है। हम ये भी कहते हैं कि हमारी बॉडी की तमाम तर इंफॉर्मेशन, हमारी बॉडी का कलर कैसा होगा, स्किन का कलर कैसा होगा, हाइट कितनी होगी, होठों का, दांतों का, आंख का, नाक का, कान का शेप कैसा होगा। ठीक है जनाब, जिस्म के ऊपर जो हेयरिंग स्ट्रक्चर है वो कितना होगा, किसी के ज्यादा हेयर है, किसी के कम हेयर्स है। ठीक है, बालों का स्ट्रक्चर जो हमारा मौजूद है, किसी के लंबे बाल है, मोटे भी हैं, किसी के पतले हैं, छोटे हैं। जैसे हमारे जो दूसरी कौम है जिनके बाल बड़े घुंघरियाले होते हैं, ठीक है ना, घूमे फिरे बाल होते हैं। ठीक, किसी के बड़े स्ट्रेट बाल होते हैं, बालों का कलर ठीक है ब्राउन है, वाइट है, ब्लैक है, डार्क ब्राउन है, लाइट ब्राउन है, जो हमें नेचुरली मिलता है। कलर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नेचुरली एक बेबी के अंदर भी आप बाय बर्थ बाय बॉर्न देख सकते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से आवाज, वॉइस कैसी होगी, कितनी अच्छी होगी। ठीक है, वॉइस की पिच कितनी होगी, हल्की बोलने वाला होगा, तेज बोलने वाला होगा, आंखों का कलर कैसा होगा, आई कलर, आई शेप कैसी होगी। ठीक है, इस तरीके से हम जो है ये सारी चीजें इसके अंदर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक, और दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि एक इंसान की सारी इंफॉर्मेशन एक जीन में छुपी हुई होती है। और आप यकीन करें अगर आपने चैप्टर नंबर 6, 7, 8 को बड़े अच्छे समझ के पढ़ा तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप खुद से क्लास नहीं छोड़ेंगे, आपको खुद बहुत ज्यादा इंटरेस्ट महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आपकी इन ईच क्लास आपकी इंफॉर्मेशन बड़ी तेजी के साथ स्ट्रॉन्ग और आगे की तरफ बढ़ रही होगी, और वो इंफॉर्मेशन बड़ी लाइकिंग बेस पर होगी। मतलब सादा सी इंफॉर्मेशन नहीं है, बड़ी आप यूनिक और एजुकेटेड इंफॉर्मेशन लेंगे, जिससे आप अपने अंदर भी तब्दीली महसूस करेंगे कि यार वाकई हम अब कुछ इनोवेटिव किस्म का पढ़ रहे हैं। और याद रखें जो ये जेनेटिक्स है, इसी की जो हमारे पास खानदानी और मौरूसी बीमारियां होती हैं, जैसे कहते हैं भाई हमारे खानदान में शुगर है, ठीक है ना, हमारे खानदान में जो है वो फिट्स पड़ने की बीमारी होती है, हमारे खानदान के अंदर जो है वो दूसरी दीगर बीमारियां भाई होती हैं। तो ये खानदानी बीमारी है, लफ्ज आप अक्सर सुनते हैं। तो ये खानदानी बीमारी का भी जो लिंक होता है वो इसी जीन से ताल्लुक है। एक बात और भी सुनते हैं आप कि जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, चचा, ताया, ठीक है ना, बेसिकली ये जो दो खानदान होते हैं चचा और ताया, तो कहते हैं भाई हमारा खून है, लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना भाई हमारा खून है। तो बेसिकली खून का भी जो लफ्ज इस्तेमाल होता है ये भी जीन के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि पेरेंट्स से बच्चों में खून नहीं जाता, जीन जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए जीन। और फिर आप ये भी देखते हैं कि जो आने वाला बच्चा दुनिया में पैदा हुआ है अभी 2 दिन का भी नहीं हुआ, 2-3 दिन का है, 1 दिन का है, तो हम उसकी शक्लो सूरत को, उसकी आंखों को, उसकी नाक को, उसके कान को, उसके होठों के स्टाइल को हम अपने वालिदैन से यानी कि उसकी माँ से, उसके बाप से, उसकी खाला से, उसके चाचू से, उसके ताया से, ठीक है ना, इन लोगों से मिला देते हैं, मिलाना शुरू करते हैं। इसकी आँख कैसी है, इसकी नाक कैसी है। फिर जब वो थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो देखो उसके चलने का स्टाइल ऐसा है, इसके बोलने का स्टाइल ऐसा है, इसके सोने का स्टाइल इस तरीके का है, सोता अपने वालिद की तरह है। तो ये सारी चीजें हम जो उसके अंदर नोट कर रहे होते हैं, जो कि यकीनन उसके ब्लड रिलेटेड जो चचा, मामा, ताया होते हैं, ठीक है, ननियाल और ददियाल में,
ठीक, तो और यकीनन उनसे मिलती है, क्योंकि जीन आती ही फॉर फादर्स में से बच्चों में, तो ये करेक्टर्स पेरेंट्स से बच्चों के अंदर बजरिया जीन ही ट्रांसफर होते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ले रहे हैं जीन का, कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ जीन, कि जीन क्या क्या काम करती है। अभी हम कैसे नहीं पढ़ रहे कि कैसे करती है, कैसे पढ़ने के लिए हमने बहुत स्टेप वाइज चलना पड़ेगा और चीजों को अंडरस्टैंड करना। अभी तो हम ओवरऑल व्यू ले रहे हैं कि व्हाट इज बेसिकली द जीन, ये इतने सारे काम जीन करती है। तो मोरूसी बीमारी जैसे थैलेसीमिया है, ये भी एक जेनेटिकल प्रॉब्लम है। हंटिंगटन कोरिया है, जब आप देखते हैं कि जो बुजुर्ग होते हैं उनका हाथ और पांव ऐसे 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 हिला होता है, मुस्तकिल हिला होता है एक खास वाइब्रेशन में, तो इसे कहते हैं हंटिंगटन कोरिया। ये भी एक जो है वो जेनेटिकल डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर मतलब जब ऑर्डर अपने स्ट्रीम लाइन में नहीं होता, खराब हो जाता है। ठीक है, हमारा पूरी बॉडी एक ऑर्डर पे चल रही है, ब्रेन के हुक्म पे चल रही है, लेकिन जब वो डिस्टर्बेंस आती है तो वो फिर किसी भी तरीके से जाहिर होती है डिस्टर्बेंस। ठीक, बीमारी की सूरत में जाहिर होती है, प्रॉब्लम की सूरत में जाहिर होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम जीन के इसमें पढ़ते हैं। खानदानी, अच्छा, इस जो पेरेंट्स है बच्चों में जीन आती है, इसे हम कहते हैं विरासत। क्या कहते हैं? विरासत। अब जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, लेकिन लफ्ज इस्तेमाल होता है यहाँ जेनेटिकल इनहेरिटेंस। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर माल दौलत घर पैसा जायदाद की बात नहीं कर रहे हैं जो पेरेंट्स के पास है, वो भी इनहेरिटेंस विरासत कहलाती है, लेकिन हम यहाँ जेनेटिकल इनहेरिटेंस यानी कि पेरेंट्स में और आबा अजदाद में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चे की जिस्म में, जो जिस्म में कैरेक्टरिस्टिक्स है वो। अच्छा, अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या जो लोग नेक होते हैं उनके बच्चे भी जेनेटिकली नेक होते हैं? क्या जीन के अंदर अच्छाई और बुराई का भी कोई अंसर जाता है? तो देखें, मेडिकल साइंस इस बात को आज तक प्रूव नहीं कर सकी है कि अगर नमाजी परहेजगार के बच्चे नमाजी परहेजगार होंगे, क्योंकि हमारे अक्सर प्रैक्टिस के अंदर है कि नेक घरों के अंदर इंतहाई बुरे बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, और हमने ये भी देखा है कि इंतहाई बुरे घरों में बहुत ही नेक और फर्माबरदार औलाद और बच्चे भी आ जाते हैं। तो नेकी का और बदी का जीन से कोई ताल्लुक हरगिज भी नहीं होता। जीन का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ बेबी के जिस्म बनाने से है, और जिस्म को बड़ा करने में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने में, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उस चीज के बनाने में। ठीक होगी बात? फिर सवाल आता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही क्यों बनता है, मौलवी का बच्चा इसलिए बनता है कि डॉक्टर का बच्चा शुरू से डॉक्टर उसकी डॉक्टरों वाली तरबियत कर रहा होता है, तो बच्चे का रुझान वैसे ही बन जाता है। मौलवी का बच्चा मौलवी बनता है क्योंकि वो उसके घर में सारी चीजें देख रहा होता है। इंजीनियर का बच्चा वो पूरे दिन अपने अब्बा को इंजीनियर की चीजों में घुसा हुआ देखता है, तो बच्चे के अंदर वो तरबियत होना शुरू हो जाती है। इसलिए 80% बच्चे अपने पेरेंट्स के ही जो प्रोफेशन होता है उसको कैरी ऑन करते हैं, 70-80%, लेकिन 20-30% बिल्कुल नए रस्तों पर भी जाते हैं। ठीक होगी बात? तो हम बात करते हैं कि अब जेनेटिक्स, जी इंतजार बेटा कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर। जी बोलिए, बोलना चाह रहे हैं कुछ? नो सर नो। अच्छा बेटा, माइक बंद रखे अपना। अच्छा जनाब, अब हम क्या स्टडी करने की तरफ जा रहे हैं कि व्हाट इज बेसिकली द जीन, कहाँ होती है, कैसे होती है, काम किसे करती है, पेरेंट्स से बच्चों में जाती कैसे है। अब ये सवाल आप सबके दिमागों में है या नहीं है? पहले तो मुझे ये बता, कितनी सारी कंफ्यूजन की जीन कहाँ होती है, कैसे होती है, कहाँ जाती है, किस तरह काम करती है, बीमारियां कैसे लेके आ जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लेके जाती है, बनी हुई किस चीज की होती है। ये सवाल आपके दिमागों में गर्दिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। यस सर। क्या क्या सवाल कोशिश कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल समझ बात क्या करें ना, आप लोग तो सो जाते हैं सर। मतलब कोई चीज किसी दूसरे के अंदर वो किस तरह जा सकती है, इस तरीके के कुछ सवाल, जिससे कोई चीज पेरेंट्स चीज आपके पास में डिफाइन करें। सर जैसे अगर हमारे पेरेंट्स को अगर कोई मसला है तो वो हमारे अंदर भी आता है, तो सर ये क्यों होता है? मतलब हमारी मम्मा के अंदर भी है तो वो हमारे अंदर भी होगा। अभी मैं जवाब नहीं दूंगा आपको, लेकिन मैं सिर्फ सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आपका दिमाग कुछ तैयार भी हुआ नहीं हुआ। जी इंतजार। सर हाउ द जीन इज फॉर्म्ड, जीन बनती कैसे है? शाबाश। किस चीज की बनी हुई होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? शुक्र है, वेरी गुड, ये भी एक क्वेश्चन है। जी और कोई क्वेश्चन खास करना चाहता है? सर जैसे
जो पेरेंट्स की जीन्स ट्रांसफर होती है तो उनके जितने भी बच्चे होते हैं तो सब में एक जैसी जीन्स जाती है या वेरी गुड, डिफरेंट बहुत अच्छा डिफरेंट। क्वेश्चन। चलो ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर एक और क्वेश्चन है मेरा। जी जी, इंतजार में। सर ज्यादातर हमारे पास जो जीन ट्रांसफर होती है वो यूजफुली क्यों जाती हैं? यूजफुल ही क्यों जाती हैं? जी सर। वेरी गुड। ये जितने भी आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये लिख लें अपने पास। जो दुआ ने क्वेश्चन किया, अभी अरीबा ने क्वेश्चन किया, वरीशा ने क्वेश्चन किया, इंतजार ने 2 क्वेश्चन किए, ये लिख लें। लिखने से यूं कह रहा हूं कि जैसे जैसे आपके टॉपिक आते रहेंगे आपको उस वक्त जवाब मिलता रहेगा, और फिर आप उस दिन ये दोबारा मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा। जी महाराज, कोई और नया सवाल? अगर कोई बीमारी वगैरह है हमारे पेरेंट्स को तो वो भी हमारे अंदर आएगी, कोई बीमारी या कोई छोटा मोटा डिसऑर्डर? मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा डिसऑर्डर हमारे अंदर आएगा पेरेंट्स से और कौन सा डिसऑर्डर नहीं आएगा, और जैसे कौन कि सा हेयर आएगा की तो क्यों कलर। आएगा, कौन सा नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। यस सर। ठीक है ना, लिख लें क्वेश्चन को अपने पास। ये सारे क्वेश्चन हमारे इन 3 चैप्टर्स में, मेरा अंदाजा है कि हमारी क्लासेस चलते रही तो ये चैप्टर 1 महीने में खत्म होंगे। ठीक है ना, हमारी रेगुलर क्लासेस अगर चलती रही तो 1 महीना 1.25 महीना ले जाएंगे, क्योंकि तकरीबन 15-20-25 लेक्चर है ये तीनों। और अगर आप सही तरह पढ़ते हैं, समझते हैं तो। वरना देखिए, अगर तेजी के साथ कवर कराना है मुझे सिलेबस तो बहुत ही आसान है। मैं आपको किताब लेके अभी 4-5-6 पेजेस पढ़ा के मैं आपको सिलेबस कवर करा, लेकिन हम सिलेबस कवर करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए बैठे हैं, हम समझने के लिए बैठे हैं, हम कॉन्सेप्ट्स के लिए बैठे हैं, हम कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए बैठे हैं कि हाउ, व्हेन, वेयर, ये सारी चीजें सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। ठीक है ना, ऐसे पढ़ना है या सिर्फ मैं रीडिंग करके तेजी के साथ चलता रहूं? जल्दी बताएं सारे। सर समझ के क्वेश्चन पढ़ना। आंसर वाले तरीके से। सर समझ के, अभी जैसे हो रहा है। अभी जैसे हो रहा है। जी इंतजार बेटा, आपकी क्या राय है? सर जाहिर बात है बाय अंडरस्टैंडिंग सर। अंडरस्टैंडिंग होगा, अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड। ठीक हो गई। तो अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम चलते हैं, यानी कि अब हम पढ़ना शुरू करते हैं जीन को। आपको भी आपके क्वेश्चन, अगर आप टेक्निकली जीन को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारे सर? क्वेश्चन के। जी बेटा। सर अगर जैसे हमारे नाना नानी में किसी को शुगर है और पेरेंट्स में किसी को नहीं हुई और हमें हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, चांसेस हैं बिल्कुल होने सर के। ये कोई उसको तो खाने नहीं। पीने के जो शौकीन वगैरह जो है, जैसे हमारी मदर को या हमारे दादा को कोई चीज खाने में पसंद या नापसंद है, तो क्या वो भी जो है आ सकती है हमारे पास? इसका बहुत लिटिल बिट फैक्टर है, पॉसिबिलिटीज में है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, अब जवेरिया तूर इतनी देर से आई है, हम इतनी सारी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू कर चुके हैं। सर बस इंटरनेट प्रॉब्लम था सर, इंटरनेट प्रॉब्लम। चलें, ये तो चलता रहेगा। चलो भाई, अब हम इतने सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के बाद, जीन का ओवरव्यू लेने के बाद, अब हम आपके से भी क्वेश्चंस लेने के बाद बहुत सारे, अब हम किस तरफ बढ़ रहे हैं कि हम स्टडी ऑफ जीन जेनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इतने सारे डिस्कशन के बाद। सर एक क्वेश्चन है छोटा सा। जी जी करिए इंतजार बेटा। सर ड्यूरिंग लेक्चर क्या हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? तो पूछ तो रहे हैं मेरे भाई। सर अभी लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ ना? लेक्चर स्टार्ट, हाँ नहीं वो तो ठीक है। वैसे तो अगर कोई हो, जैसे आपने मुझे मैसेज में लिख के भेज दिया ना, जी सर। इस तरह लिख के भेज दिया करें। ठीक है, चले सही है सर। तो ताकि जी मैं सर। इसको पढ़ लूंगा, तो जैसे मैंने अभी आपको दे दिया स्टोमेटा वाला, ड्यूरिंग स्टडी दे जी दिया, जी सर। तो इस तरीके से आप लोग ओके सर। थोड़ी सी टेक्निकल स्टडी करनी है, इसके बाद जो है ये काम शुरू हो जाएगा। ओके, अच्छा जनाब, अब हम बात करते हैं किस चीज की, स्टडी स्टार्ट कर लेते हैं अपने। देखिए ये तो आपका बुक है जिससे हम ये चीजें स्टडी करना शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर ये आ गया आपके पास, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक हो गया जनाब। अब हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं जनाब? क्रोमोसोम्स क्या है और डीएनए किस चीज का नाम है। ठीक, और हमारी स्टडीज जो शुरू होती है वो होती ही स्टडी ऑफ क्रोमोसोम से स्टार्ट है। क्रोमोसोम से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज ये अंडरस्टैंड करने की है, व्हाट इज बेसिकली द क्रोमोसोम।
क्रोमोसोम किस चीज का नाम है, कहाँ होते हैं, क्या होते हैं, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, मैं आपको कुछ डायग्रामेटिक भी स्टडी कराता हूँ जनाब। ये देखिए, मैं आपको कुछ ये बेसिकली ये आपको बहुत सारे क्या नजर आ रहे हैं, क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम का एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, या वेरियस क्रोमोसोम्स है और वेरियस साइज के हैं, छोटे बड़े क्रोमोसोम्स बने। ठीक है, इस क्रोमोसोम्स को हम ये देखते हैं जनाब, ये आगे शक्ल हमारे पास क्रोमोसोम की बनती है। ठीक, क्रोमोसोम ये जो एक्स एक्स बने हुए नजर आ रहे हैं आपके सामने दो, ठीक है, जो एक्स एक्स क्रोमोसोम बने हुए आ रहे हैं दो आपके पास, सिस्टर क्रोमेटिड्स जहां लिखा हुआ है, ये सारी चीजें। क्रोमोसोम बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्रोमोसोम बेसिकली क्या है कि थ्रेड लाइक धागे नुमा स्ट्रक्चर है, बहुत बारीक बारीक धागे से, और दो धागे मिलके ये एक्स नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक्स लाइक स्ट्रक्चर, तो जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। ये दो धागे जिस पोर्शन से आपस में मिल रहे होते हैं, ज्वाइंट हो रहे होते हैं, इसका जो ये ज्वाइनिंग पोर्शन है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके अगर आपको दिखा दूं, ये जो इसका ज्वाइनिंग पोर्शन है, जिसको ये सेंट्रल पोर्शन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसका ये ज्वाइनिंग पोर्शन है, दैट इज नॉट द सेंट्रोमियर। ये पोर्शन सेंट्रोमियर कहलाता है, जो सेंट्रल पोर्शन है, दो धागे आपस में। और इसके जो दो धागे हैं, इन दोनों धागों को जो, और सिंगल लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाइए, क्या लिखा हुआ है, दैट इज द क्रोमेटिड। ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है पूरा, और ये क्रोमेटिड है, ये जो एक सिंगल स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये क्रोमेटिड है। सेंट्रोमियर देखिए क्या लिखा है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। सेंट्रोमियर बेसिकली इस पोर्शन को कहते हैं, दो धागे जहां पर मिलते हैं, आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, दिस पोर्शन इज नोन एज द सेंट्रोमियर, क्योंकि ये तकरीबन दोनों बाजुओं के, दोनों धागों के सेंटर में होता है। ठीक है ना, दोनों धागों के सेंटर में होता है, लेकिन ऊपर वाले थोड़े से छोटे होते हैं, नीचे वाले थोड़े से बड़े होते हैं धागे, थोड़ा सा सेंटर में और ऊपर की तरफ होता है, तकरीबन सेंटर में, इसलिए कहा गया। ठीक है, अब ये जो क्रोमेटिड्स हैं, ये जो सिंगल क्रोमेटिड ये बना हुआ आ रहा है, इसी तरह के दो मिलके ये पूरा क्रोमोसोम बनाते हैं। तो मैं आपको कुछ जो है ना क्रोमोसोम की डायग्राम शेयर कराता हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से पता लगेगा कि क्रोमोसोम सेल में कहाँ बैठा होता है। जनाब ये आपको पिक्चर शेयर हो रही है बेटा? यस सर। ठीक है, सबसे पहले ऊपर क्या बना हुआ नजर आ रहा है आपको? सेल। सेल बना हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। सेल के अंदर सबसे ऊपर सेल मेम्ब्रेन ब्लू वाला, उसके अंदर व्हाइट व्हाइट पोर्शन, इसका प्रोटोप्लाज्म, और जो ऑरेंज पूरा दायरा वो क्या है उसका, जल्दी बताएं। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, वेरी गुड। और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल है वो इन क्रोमोसोम का मिलके बना हुआ है। देखिए कितने सारे क्रोमोसोम उसके अंदर नजर आ रहे हैं, ठीक है, और सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर और भी चीजें होती हैं, लेकिन क्रोमोसोम भी मौजूद होता है। ठीक, इस क्रोमोसोम के यही वो दो पार्ट बने हुए आ गए, ठीक, एक्स नुमा स्ट्रक्चर। अब आपको ये पता लगा इस वाले डायग्राम से कि क्रोमोसोम बेसिकली न्यूक्लियस के कहां से निकलकर आया है। ठीक है जनाब, ये चीज अंडरस्टैंड हुई हमें कि क्रोमोसोम के जो दो बाजू हैं, यानी कि क्रोमोसोम बेसिकली सेल में किधर मौजूद होता है। ठीक, अब देखिए ये पोर्शन सेंट्रोमियर आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, और दो धागे आपस में सेंट्रोमियर के पोर्शन से मिल रहे हैं, और ऊपर वाले धागे छोटे हैं, नीचे। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, आर्म, ठीक है ना, ARM, आर्म। टोटली कितने आर्म है इसके पास, 1 2 3 4 आर्म्स है। कितने आर्म है, 1 2 3 4 आर्म्स है। लेकिन क्रोमेटिड्स कितने हैं, एक ये जा रहा, दूसरा ये जा रहा, दो क्रोमेटिड्स हैं और 4 आर्म बने हुए हैं। इसको P आर्म नाम दे दिया, Q आर्म नाम दे दिया, वो मसला नहीं है P और Q का। ठीक है जनाब। अच्छा, क्रोमोसोम का जो ये थ्रेड है, इसके अंदर आपको ये बारीक बारीक सी एक और लकीर नजर आ रही है, बहुत बारीक सी ऊपर ऊपर तक लकीर जा रही है ना, दैट इज बेसिकली द DNA। और जो ये DNA है इस पूरे क्रोमोसोम थ्रेड्स के अंदर वो ऊपर तक जा रहा है, इस तरह ये यहाँ से, यानी दोनों क्रोमेटिड्स के अंदर
जो है दोनों क्रोमेटिड्स के अंदर जो है ये जो है वो डीएनए ही से मिलके बना। ठीक है, तो पता लगा क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है जो हमें नजर आ रहा है उसको इंटरनली डीएनए ने ही बनाया है। ठीक है जनाब, तो ये बात हमें अंडरस्टैंड होगी। अब थोड़ा सा नीचे करें, अगर मैं डायग्राम करूं तो देखें आपको वही कह रहा है कि जब इस डायग्राम को उसने, इस क्रोमेटिड्स को उसने खोलने की कोशिश की तो उस धागे को जब उसने खोला तो उसके अंदर से एक डबल स्ट्रक्चर, लाइन वाला स्ट्रक्चर निकलना शुरू हो गया। यानी कि एक क्रोमेटिड्स को भी जब उसने मजीद खोला तो पता लगा अंदर से वो डबल लाइनों वाला एक स्ट्रक्चर है। दैट इज स्ट्रक्चर इज नोन एज द डीएनए। ठीक होगी बात? लेकिन हाल फिलहाल हमने डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, क्योंकि आज हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर हमारे पास बड़ी डिटेल में आगे आएगा, पूरा एक क्लास होगी डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर, हो सकता है 2 क्लासेस भी हो जाए, क्योंकि जीन को एक्सप्लोरेशन में जो है बहुत टाइम लेवल क्लासेस होती है। अच्छा, अब जो यहाँ लफ्ज लिखा हुआ है सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स क्यों लिखा हुआ है जनाब यहाँ पर? कि क्योंकि दोनों क्रोमेटिड्स एक ही क्रोमोसोम के पोर्शन, दोनों क्रोमेटिड्स एक ही क्रोमोसोम के पोर्शन से बना हुआ है, यानी कि एक ही। अगर इसके बराबर में एक और क्रोमोसोम रखा हो, बैठा हुआ हो, तो इस तरीके से जो दूसरे क्रोमोसोम का क्रोमेटिड्स होगा, दूसरे क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड्स होगा वो उसका क्या कहलाएगा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या कहलाएगा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्यों? क्योंकि इसी के दोनों होंगे तो सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएगा, लेकिन अलग का होगा तो वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएगा। ठीक है जनाब, तो अभी तक हमने क्रोमोसोम में क्या पढ़ा कि क्रोमोसोम एक डबल क्रोमेटिड से मिला हुआ 2 थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर है, बीच में सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोमियर जब बीच में ज्वाइंट हो जाता है तो वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। उन 4 हिस्सों को आर्म, बाजू, ARM, आर्म कहलाता है। और हर क्रोमेटिड्स को अगर इंटरनली खोला जाए तो उसके अंदर से डीएनए बनके डीएनए निकलता है। तो पता लगा एक सिंगल क्रोमोसोम एक ही डीएनए से मिलकर बनता है। आगे जाके हम एक बात आपको बताएंगे, वो मैं अभी आपको बता दूं ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। बेसिकली जो ये एक थ्रेड है, दो क्रोमेटिड से मिलकर बना है ना, एक एक्स जो बना हुआ है, असल में ये पूरा क्रोमोसोम जो एक क्रोमेटिड्स है, जब ये सेल डिवीजन करेगा, अभी बता दूं समझ लें बात को, जब ये सेल डिवीजन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तो सेल डिवीजन करेगा तो वहां पर एक क्रोमेटिड्स ही पूरा एक क्रोमोसोम कॉल होगा। अभी तो हम 2 क्रोमेटिड्स को मिला के क्रोमोसोम कॉल कर रहे हैं, पढ़ाते हुए, समझाते हुए, दिखाते हुए, मॉडल दिखाते हुए, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो जब सेल डिवीजन होगा, तो जब सेल डिवाइड करेगा तो उस वक्त सिंगल क्रोमेटिड विल नोन एज अ क्रोमोसोम। ठीक है, उस वक्त। अभी ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपके सामने है। ठीक है बेटा, अब हम इसके डिफरेंट मॉडल्स देख लेते हैं जिससे हमें मजीद क्रोमोसोम्स की पहचान का और बात का अंदाजा हो जाएगा। देखिए ये एक और तस्वीर आ गई, बड़ी आसान सी, कि सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम, और वो क्रोमोसोम उसने बाहर निकाल के दिखा दिया आपको। और क्रोमोसोम को जब मजीद खोला तो उसमें से क्या निकला? डीएनए। और डीएनए के अंदर क्या छुपी हुई है? जीन। अब ये जीन क्या है, क्यों है, कैसे, बहुत बात की बात है, पहले तो ये सारी बातें समझ लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको बड़ा इंटरेस्टिंगली अपने क्वेश्चन के आंसर भी मिलते चले जाएंगे जब हम स्टेप वाइज इसकी स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया मेरे बच्चों? अब और इसकी मजीद, अब आपको यहाँ से बखूबी अंदाजा हो रहा है कि क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर बैठा होता है। कोई बताएगा ये कितने क्रोमोसोम नंबर क्वांटिटी होती है इंसान के अंदर? 46 सर 26 होते हैं पेयर में। वेरी गुड। यानी कि आप में से इंतजार ने और दूसरे बच्चों ने क्या बताया कि जनाब जवेरिया तो खैर हमारी क्लास की सीनियर टीचर, सीनियर स्टूडेंट है, तो क्या बात है। हमने क्या स्टडी किया इस वक्त कि पेयर में, जैसे उन्होंने कहा, इसने मारिज ने, कि डबल में होते हैं तो 46 होता है और 20 और 23 होते हैं, और जब उसको अगर सिंगल सिंगल कर लेंगे तो 46 हो जाएंगे, तो 23 जा 46। ठीक, ये बात भी हम आगे जाके समझेंगे। कोई बताएगा कि क्रोमोसोम्स के टोटल नंबर जो एक सेल के अंदर मौजूद होते हैं, व्हाट इज नोन एज, व्हाट इज कॉल्ड एज, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन अ सिंगल स्पीशीज? इट इज नोन एज
जल्दी जल्दी जल्दी। कैरियोटाइप। कैरियोटाइप, देखा इंतजार इसका मतलब पढ़ रहा यूनिवर्सिटी में, शाबाश इंतजार बेटा, वेरी गुड। कैरियोटाइप भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, जल्दी आ जाएगा, मैं कल की क्लास में कैरियोटाइप आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए एक और स्ट्रक्चर आपको बहुत ही बारीक सा स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम को अल्टीमेटली खोला, राइट टू लेफ्ट जाइए, राइट टू लेफ्ट, ये क्रोमोसोम, इसको खोला, मजीद खोला, ये दैट इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। इसको हम आपको बहुत बारीकी से और बहुत डिटेल पढ़ाएंगे। और अल्टीमेटली क्रोमोसोम में से क्या निकल के बाहर आ गया, डीएनए, जिसके अंदर जीन छुपी हुई है। और आसान डायग्राम दिखाता हूँ, थोड़ी मुश्किल है, ठीक है। देखें जनाब, ये बड़ी मजेदार और बेहतरीन डायग्राम आ गई। देखिए क्या लिखा है, न्यूक्लियर पोर, यानी कि न्यूक्लियस की बात कर रहा है, और न्यूक्लियस की भी उस पोर्शन की जहां पर जेनेटिक मटेरियल फिक्स्ड होता है। ओके, बड़ा कर दूं थोड़ा सा ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नजर आए, ठीक है। ये जो पर्पल लाइन है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर पोर यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे जो सुराख बना हुआ है, और उसके अंदर देखिए बड़ा बड़ा लिखा है क्रोमेटिन नेटवर्क। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी मम्मा ने आपको नूडल्स बना के दिए हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा? यस सर। यस सर। तो बिल्कुल क्रोमोसोम नूडल्स की तरह ही होता है एग्जैक्टली। बड़ी अच्छी डायग्राम अल्लाह ने जो है नेट से हमें ढूंढवा दी। न्यूक्लियर पोर, और उसके अंदर से क्या निकल रहा है, सोलिनाइड क्रोमोसोम फाइबर। सोलिनाइड मतलब एक निकाला गया, इतने सारों में से आप एक नोडल निकाल लें लंबा सा, उस एक नोडल की जो स्टडी करेंगे, जो एक नोडल के अंदर स्ट्रक्चर होगा वही उस पूरे बॉल के अंदर जितने नोडल्स भरे हुए सबका स्ट्रक्चर वैसे ही होगा, चेंज थोड़ी होगा, अलग थोड़ी होगा, ठीक होगी बात। इस तरीके से एक आपने बाहर निकाला, जैसे इसको हम सैंपलिंग भी कहते हैं, उसको जब खोला तो ये हमारे पास यानी कि जो बाहर निकला ये हमारे पास क्रोमोसोम आ गया, ये बन के आ गया बाहर, ठीक है। ये देखिए, ये लिखा हुआ इसका सेंट्रोमियर, ये लिखा हुआ इसका आर्म। अच्छा, कंडेंस्ड, कंडेंस्ड मतलब बिल्कुल श्रिंक्ड हुआ हुआ, सुकड़ा हुआ, और शॉर्टर एंड थिकर, ज्वाइंट हुआ हुआ, फिक्स हुआ हुआ, ठीक है। अब जो ये चीजें हैं ना सारी, मैंने क्यों एस्केप करी हैं, इसमें न्यूक्लियोसोम लिखा हुआ है, हिस्टोन लिखा हुआ है, डीएनए हेलिक्स लिखा हुआ है, ये जब मैं आपको क्रोमोसोम को अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा जब आएंगी सारी चीजें, अभी तो मैं सिर्फ आपको क्रोमोसोम समझाना चाह रहा हूँ। ओके हो गई बात, तभी डायग्राम से हम दोबारा हेल्प ले लेंगे, ठीक है। इस डायग्राम में भी क्रोमोसोम आपको थोड़ा और क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देखें भाई, एक और डायग्राम आपके पास आ गया, ठीक है, पिक्चर आ गई। ये है क्रोमोसोम ब्लू वाला, डबल स्टैंडर्ड है, सेंटर में सेंट्रोमियर लिखा हुआ है, ठीक है ना। टीलोमियर क्यों लिखा हुआ है, टीलू मतलब टैल से निकला है, टैल कहते हैं एंड पोर्शन, यानी बिल्कुल आखिरी का पोर्शन, ठीक है ना। ऊपर भी लिखा हुआ देखा टीलोमियर, और नीचे भी लिखा हुआ टीलोमियर, एंड का पोर्शन। ये लिखे ना लिखे कोई मसला नहीं, लेकिन सेंट्रोमियर बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीचे लिखा हुआ देखें क्रोमेटिड, क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड से मिलकर क्रोमोसोम बना है। अब क्रोमोसोम को खोलेंगे तो उसके अंदर से हमारे पास डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड निकल आएगा, जिसके अंदर बेस पेयर्स लगे हुए हैं। कौन कौन से, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, डिटेल बताएंगे बाद में जब हम आगे जाके स्टडी करेंगे। अच्छा जनाब, ये क्रोमोसोम की कुछ डिटेल भी आपके पास आ गई, ठीक है। ये तस्वीरें जैसे मैं आपको हमेशा शेयर करता हुआ आ रहा हूँ, इस तरह ये भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है जनाब। अब क्या कह रहा है कि क्रोमेटिड्स सिस्टर क्रोमेटिड्स दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी कि एक ही क्रोमोसोम के दो पार्ट सिस्टर क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर। जरा इसकी कोई रीडिंग करें ईच मेटाफेज से, जल्दी से, जल्दी जल्दी। Each metaphase chromosome appear to be longitudinally divided into two identical parts, each of which is called chromatid. समझ में आ गई बात बहुत वाज़ेह तौर पे कि दो लंबे लंबे धागे हैं, इक्वली डिवाइड हुए हैं, और हर धागे को क्रोमेटिड कहते हैं, ठीक होगी बात। अगला पॉइंट पढ़े, पॉइंट। Chromatids of a chromosome appear to be joined together at a point known as centromer. ठीक है, दोनों क्रोमोसोम एक पोर्शन पे आके मिलते हैं, वो पोर्शन सेंट्रोमियर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट। Two chromatids making up a chromosome are referred to as sister chromatids. ठीक है, देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू क्रोमेटिड्स मेकिंग अप अ क्रोमोसोम, यानी कि दोनों मिलके, इस वक्त दोनों मिलके एक क्रोमोसोम बनाते हैं, रेफर्ड जैसे सिस्टर क्रोमेटिड, दोनों एक दूसरे के सिस्टर है,
ठीक है, 2 क्रोमेटिड्स मिलके अभी एक क्रोमोसोम बना रहे हैं, लेकिन सेल डिवीजन के बाद हम एक क्रोमेटिड्स को एक सिंगल कॉल करेंगे। वो हम बात की बात अभी से यूं बता रहा हूँ कि जब हम सेल डिवीजन बताएंगे ताकि ये बात आपके दिमाग में आए। लास्ट पॉइंट पढ़े जल्दी से। The chromatids of homologous chromosomes are known as non-sister chromatids. नॉन सिस्टर मतलब इसके बराबर, जैसे नीचे लिखा हुआ है, देखिए नीचे 2 क्रोमोसोम बने हुए नीचे, ये बने हुए नीचे 2 क्रोमोसोम, और इसके नीचे लिखा हुआ है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्यों? ये क्रोमोसोम ए है और ये क्रोमोसोम बी है, तो आपस में ए के दोनों सिस्टर कहलाएंगे, आपस में बी के दोनों सिस्टर कहलाएंगे, लेकिन एक ए का और एक बी का आपस में क्या कहलाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, ये सिस्टर और नॉन क्रोमेटिड्स देखें, जो अभी आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ाई जा रही है, फॉर एग्जांपल सेंट्रोमियर पढ़ाया जा रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड पढ़ाया जा रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स पढ़ाया जा रहा है, आर्म बताया जा रहा है, क्रोमेटिड्स का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके हमने जब स्टडी करेंगे तो उसके सिर्फ हम टर्मिनोलॉजी कॉल करेंगे, वर्ड्स कॉल करेंगे। ठीक है, और वर्ड से आपने अंडरस्टैंड करना होगा कि इस वक्त हम क्रोमोसोम के किस पोर्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूं कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर जीन एक्सचेंज होती है, तो इस बात में फौरन बात समझ में आ गई कि 2 क्रोमोसोम अलग अलग होंगे तब अपनी जीन एक्सचेंज करेंगे। कभी भी एक क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में जीन एक्सचेंज नहीं करते। ये बात आपके मजीद बाद में समझ में आएगी जैसे आप स्टडी करते रहेंगे। ठीक होगी बात? ये फिर दोबारा दिखाया गया न्यूक्लियस से और मटेरियल निकाला, उसके अंदर से फिर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमेटिड। अच्छा, और भी देखें, ये भी एक आपके पास डायग्राम आ गई क्रोमोसोम की। ठीक है ना, सेंट्रोमियर है, डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब तो सारी बातें समझ में आ रही होंगी। देखें यहाँ लिख दिया उन्होंने जीन, बड़ा क्रोमोसोम को खोला, उसके अंदर से स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और जो वो निकला वो लिख दिया उन्होंने यहाँ पर जीन, और जीन ही क्या हमारे पास डीएनए बना रहा है। अब हम इसकी जीन की स्टडी फिर और खोल के फिर वही क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर, डीएनए, क्रोमोसोम से डीएनए निकल। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोसोम मॉडल्स है ऑफ द क्रोमोसोम जब हम पढ़ते हैं, जब हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना होता है। ठीक है ना, हमारा टॉपिक सी नेक्स्ट डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। ये सिंपली आपके पास क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर, शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म और सिंपली क्रोमोसोम की तस्वीर आपके सामने। अब मैं तस्वीरें इतनी सारी क्यों दिखा रहा हूँ कि अब आपको देखते ही अंदाजा हो रहा होगा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस में से क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर के अंदर 2 क्रोमेटिड्स, 4 आर्म, 4 आर्म्स बने हुए हैं, और हर जो पूरा क्रोमेटिड्स है वो डीएनए से मिलकर बना हुआ है। ये सारी बातें आपके फौरन समझ में आ रही है, जैसे इस तस्वीर को देख के भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है जनाब, इसी तरीके से ये हमारे पास हमने आपको बहुत सारी तस्वीरें शो कर दी। ठीक, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? सिर्फ क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर स्टडी किया है, और इसके अंदर देखा है कि क्रोमोसोम्स के अंदर ही डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जीन होती है। ठीक है, यहां तक किसी ने क्वेश्चन करना है, सवाल करना है, वो अभी कर लें, 2 मिनट से हमारे पास। सर ये सिस्टर क्रोमेटिड्स ये मुझे समझ में नहीं आया सही। सिस्टर क्रोमेटिड जैसे अभी आपके सामने क्रोमोसोम बना हुआ नजर आ रहा है, 2 बात कीजिएगा फौरन। ठीक है, नजर आ रहा है? ये जो दोनों एक ही ज्वाइंट से जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर से, तो ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड। हाँ, लेकिन जैसे ये लाइन जा रही है, ये एक क्रोमेटिड है, ये एक ही। अब देखिए, अब आपके पास नीचे कितने क्रोमोसोम बने हुए नजर आ रहे हैं आपको? 2 ऊपर तो एक, नीचे कितने बने हुए हैं? सर ये जो मतलब एक्स बना हुआ है, एक क्रोमेटिड है। अब इसको आपने कहा सेल डिवीजन में एक क्रोमोसोम होगा, तो ये एक क्रोमोसोम है, 2 है जो एक एक्स है। ये एक्स अभी एक कॉल होगा, सेल डिवीजन के बाद इसका सिंगल थ्रेड एक कॉल होगा। अंडरस्टैंड? ये 2n कहलाएगा। हाँ, 2n कहलाएगा। ये थोड़ी सी मुश्किल बात है, बाद में समझ में आएगी। अब दुआ जो नीचे 2 बने हुए नजर आ रहे हैं आपको? यस सर। इन 2 की अगर अलग अलग टांगे लेंगे, एक टांग इसकी ले लेंगे, एक टांग इसकी ले लेंगे, तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? वो नॉन सिस्टर होंगे। एक ही के दोनों सिस्टर, अलग अलग का एक नॉन सिस्टर। अंडरस्टैंड ना? यस सर। चले और जल्दी से मुझे कोई क्वेश्चन करना चाह रहा हूं। क्या था कि 23 पेयर्स और 46 नॉन पेयर वाला, वो आपने क्या बताया था? देखें, इस तरह के 46 पेयर, ये मैं आपको देखें 46 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम होते हैं। यस सर। इंसानी जिस्म में 46 नंबर। ठीक है, इस तरह के 23 पेयर होंगे। समझ में आएगी बात?
इस तरह के 23 होंगे, 23 2 जा 46 हो जाएंगे। ये हम आपको जब कैरियोटाइप पढ़ाएंगे जब बताएंगे, ठीक है ना, परेशान ना हो। सही है। हेलो हेलो, आवाज आ रही बच्चों?